प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम फिर आपके समक्ष हैं टर्मिनल पोटेंशियल के ग्राफ्स लेके, और उसके अपार्ट मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे, फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहला ग्राफ आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन भी है, ठीक है, V वर्सेस I ग्राफ। तो बच्चों हम देखेंगे क्या कि जो V होता है वो हमारे पास माइनस आई आर के बराबर होता है, E इक्वल टू माइनस आई आर के बराबर होता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करें, हम इसमें माइनस आर आई ऐसे करके लिख लें और प्लस ई करें, और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, आपने 11th क्लास में जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ा है तो उन्हें तो पता है, पर मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे नीट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, मेडिकल के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है कुछ इस तरह से, जिसमें जो हमारे पास स्लोप होता है, बेटा स्लोप क्या होता है, जो हमारे पास लाइन है, जो आपके पास ये लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, उसका tan थीटा जो होता है वो आपका स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। और ये आपके पास जो c है आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c जो होता है बच्चों वो आपका इंटरसेप्ट होता है कि ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कितनी दूरी पे कट कर रही है, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस तरह से एक्यूट एंगल बनता है तो इसका मतलब मेरे पास स्लोप पॉजिटिव है, और थीटा इज एक्यूट। थीटा इज एक्यूट, थीटा अगर एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। स्लोप पॉजिटिव का मतलब कि आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, कोई चीज इंक्रीज करेगी इसके साथ, एक्स एक्स के साथ वाई भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हम इसी में ये चीज अप्लाई करेंगे बच्चों। अगर मैं देखूं तो अब बच्चों मेरे पास स्लोप क्या आ रहा है? माइनस आर आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस आर। तो बेटा हम जानते हैं कि स्लोप अगर माइनस आर आ रहा है तो ये हमारे पास तो tan थीटा ही होता है स्लोप, और ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इज ऑब्ट्यूज। थीटा इज ऑब्ट्यूज। तो इस केस में बच्चों जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कुछ इस तरह से ट्रेंड दिखाएगी, जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा, जो कि डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा। ये सी को ऐसे ही, वाई सी का इंटरसेप्ट ऐसा ही होगा, वाई इंटरसेप्ट सी ऐसा दिखाई देगा, और आपके पास डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और एंगल जो होगा आपकी बार ऑब्ट्यूज होगा। 90 से बड़ा कोण क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, और 90 से छोटा कोण क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। तो इसी स्ट्रेट लाइन की नॉलेज से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है बच्चों, वो करंट के साथ जब वेरिएशन दिखाएगा, कि जैसे जैसे सर्किट में करंट बनता चला जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाएगा विद अ नेगेटिव स्लोप, और एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास? ऑब्ट्यूज। तो जब करंट जीरो होगा तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल होगा, और धीरे धीरे करके जैसे ही आपके पास करंट बनता चला जाएगा, सर्किट में इंक्रीज होता जाएगा, आपका ईएमएफ ऑफ सेल भी, टर्मिनल पोटेंशियल भी एक पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा, V वर्सेस I का ग्राफ। नाउ बच्चों हम इसी नॉलेज से देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ जो है बच्चों वो V वर्सेस I का ग्राफ है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस R इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसमें भी अगर हम देखें V इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं इसको, लिख लेते हैं E माइनस आई आर, देन हम इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस आई इंटू आर प्लस ई। अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास अब स्लोप कितना आ जाएगा? माइनस आई, जो कि हमारे पास tan थीटा होगा, और ये आपका निकल कर आ रहा है नेगेटिव। तो इसका मतलब थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है बच्चों कि जो थीटा है वो 90 से बड़ा है। तो इसका जो ट्रेंड आएगा बच्चों आपके पास V वर्सेस R का ग्राफ, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बढ़ता है तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज करता है। इसमें जो स्लोप आपका आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो आप देख सकते हैं विद इंक्रीज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो मैं लिखूंगा नहीं ये आप अपने आप समझ लीजिए इस चीज को। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कह देते हैं इसको हम, या लोड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ सीबीएसई पूछता है अपने एग्जाम्स में। तो आप देखोगे क्या कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। यहां पे बच्चों हम I को लिख लेंगे V अपॉन कैपिटल R। अगर बच्चों हम इस माइनस V बाय आर वाली, V बाय आर इंटू आर वाली टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, V प्लस आर इंटू आर, दिस इज E। इसमें से हम V कॉमन निकाल लेंगे, दिस विल बिकम R बाय आर इक्वल टू E। और अगर V को हम अकेला लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे तो राइट साइड में आके ये पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी E के नीचे आके। तो आपको एक्सप्रेशन टर्मिनल पोटेंशियल की कुछ इस तरह दिखाई देगी। और अगर मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाता हूं तो मेरे पास इस पूरी टर्म की पावर नेगेटिव हो जाएगी। आपने एक्सपोनेंट रूट्स में देखा है मैथ्स में, तो ये मेरे पास इस तरह से दिखाई देगा। अब बच्चों ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, ये ग्राफ, इस चीज का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से होगा, एक्सपोनेंशियल टाइप में होगा कि आर के साथ एक कैसे वेरिएशन दिखाएगा। तो आर के साथ बच्चों ये इंक्रीजिंग वेरिएशन दिखाएगा पर टच नहीं करेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो एक्चुअली करंट पूरा का पूरा स्टॉप ही हो जाएगा एक टाइम पर आके, और आपका सारा का सारा जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा सेल के, ठीक है। तो आप बोलोगे विद राइज ऑफ या विद इंक्रीज ऑफ external resistance R, terminal voltage या potential difference, terminal voltage also gets increase। तो इस तरह से हम बच्चों देख सकते हैं कि with rise of external resistance terminal potential will increase। आइए बच्चों, अगर ये ग्राफ आपको समझ में आ गए हैं तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये वाला जो हमने सबसे पहला ग्राफ बनाया था V वर्सेस I का, तो ये उसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 cells of identical EMF E, internal resistance small r are connected in series to a variable resistance. The following graph shows the variation of terminal voltage of the combination with the current output. So you have to find out A, what is the EMF of a cell used। इसमें सेल का EMF कितना, प्रत्येक सेल का EMF निकालना है। तो बच्चों जो पहले का आंसर होगा, हम देखेंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल वो E के बराबर हो जाता है इफ करंट इज इक्वल टू 0। तो जब आप देखोगे जब करंट 0 तो यहां पे है, तो ईएमएफ कितना आ रहा है मेरे पास उस टाइम पे, वोल्टेज जो है वो 5.6 वोल्ट है, तो वही इसका ईएमएफ हो जाएगा। तो ईएमएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 5.6 वोल्ट्स के इक्वल। अब क्योंकि ये 4 सेल से बनी एक बैटरी थी, तो प्रत्येक सेल का यानी सिंगल सेल का कितना ईएमएफ आएगा, ईएमएफ ऑफ अ सिंगल सेल, ईएमएफ ऑफ अ सिंगल सेल। तो बच्चों हम इस 5.6 वोल्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे, और हम जानते हैं 14 4 तो 56 होता है। तो 1.4 वोल्ट हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एक सिंगल सेल का ईएमएफ आ गया। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑकर्स इन द सर्किट। करंट की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो रही है सेल में से। तो बच्चों अगर हम देखें, यहां पे देखें बच्चों, तो 2.8 वोल्ट पे 1 एम्पियर करंट है। तो यहां से बच्चों मैं अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, R इक्वल टू क्या होगा, V बाय I। तो V हमारे पास कितना है, 2.8 वोल्ट, जो हमें ग्राफ से देखने पे मिलता है, और मेरे पास करंट कितना है, 1 एम्पियर। तो हम पा रहे हैं कि 2.8 ओम इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फिर बच्चों हम निकालने की कोशिश करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों हमारे पास क्या होगा, R इक्वल टू E माइनस V बाय I। तो E हमारे पास कितना था, मैक्सिमम ईएमएफ हमारे पास था 4 सेल का मिला के 5.6। टर्मिनल पोटेंशियल अगर मैं 2.8 वोल्ट रख दूं तो हमारे पास करंट था 1 एम्पियर। तो करंट तो सीरीज में सेम ही रहेगा, तो हमने 1 एम्पियर का डाटा ग्राफ से उठा लिया, क्योंकि सीरीज में ही लगा रहता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों अब यहां पे चेक करूंगा तो 5.6 में से 2.8 जाएगा तो 2.8 बचेगा। तो मेरे पास 2.8 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर भी आ गया। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि सेल मैक्सिमम करंट तब देता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम
पावर डिसिपेशन, या फिर हम बोल सकते हैं और मैक्सिमम करंट will be drawn from the cell when external resistance is equal to internal resistance of the cell, तो बेटा जब R इज इक्वल टू R हो जाता है तो हमारे पास मैक्सिमम करंट निकलता है बैटरी से, उसी को उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। जब मैक्सिमम करंट लेगा तो मैक्सिमम पावर खपत भी होगी, यूटिलाइज भी होगी। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बेटा हमने पहले ही निकाल लिया है। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि हमने ग्राफ समझे और ये न्यूमेरिकल भी किया। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।